लक्ष्मण जी, आप पीपीटी लगाइए और पहले इंडियन पॉलिटी की क्लास रहेगी। इंडियन पॉलिटी की क्लास में हम आपको मौलिक अधिकार पढ़ने जा रहे हैं और भाग 3 को हम स्टार्ट करेंगे, जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। लक्ष्मण जी, जब तक पीपीटी लगाते हैं तब तक मैं ये बता दूं, आज का जो लेक्चर है और आज के लेक्चर में जो क्या क्या सिलेबस है, मैं उससे आपको परिचित करा दूं। सबसे पहले जो हम लेक्चर 6 में पढ़ेंगे, वो पहले पढ़ेंगे अधिकार क्या है। दूसरा हम पढ़ेंगे मानवाधिकार, यूएन घोषणा पत्र 1948 को पढ़ेंगे। मानवाधिकार यूएन घोषणा पत्र 1948 में क्या था उसको देखेंगे। तीसरा टॉपिक हम जो लेंगे वो लेंगे मौलिक अधिकार का इतिहास। मौलिक अधिकारों का इतिहास कहाँ से शुरू होता है उस चीज को पढ़ेंगे। और चौथे नंबर पर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मौलिक अधिकार का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे। और जब हम अगला टॉपिक जो लेंगे, अगला टॉपिक में हम पढ़ेंगे संविधान में वर्णित अन्य अधिकार। संविधान में वर्णित अन्य अधिकार, मौलिक अधिकार को छोड़कर अन्य अधिकारों को देखेंगे। और फिर हम आएंगे आर्टिकल 12 एवं आर्टिकल 13 पर। आर्टिकल 12 और 13 को आज ही पढ़ेंगे और हम फिर उसके बाद पढ़ेंगे आर्टिकल 14 समानता के अधिकार को हम शुरू करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पहला टॉपिक उठाते हैं, अधिकार क्या है। अधिकार क्या है, ऊपर कीजिए पीपीटी को और ऊपर कर दीजिए बस। अधिकार क्या है, हम अभी तक हम क्या होता था कि सीधे हम जो भी टीचर इस टॉपिक को पढ़ाता था या जब हम भी पढ़ते थे तो सीधा हम पढ़ते थे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार क्या है। हम मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 भी नहीं पढ़ते, आर्टिकल 13 भी नहीं पढ़ते, हम आर्टिकल 14 से शुरू कर देते हैं। परंतु ऐसा नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। हमें सबसे पहले यह जानना होगा मौलिक अधिकार पढ़ने से पहले कि अधिकार क्या है। तो लक्ष्मण जी उसको टिक करते जाइएगा। अधिकार क्या है, सबसे पहले हम देखें अधिकार के लक्षण क्या होते हैं। अधिकार के लक्षण क्या है, 3-4 लक्षण है अधिकार के। पहला है अधिकार दावे है, दावे होते हैं अधिकार। दूसरा है समाज में अस्तित्व बनाए रखने के लिए अधिकार जरूरी होते हैं, समाज में अस्तित्व बनाए रखने के लिए अधिकार जरूरी होते हैं। तीसरा है समाज के और व्यक्ति के हित में अधिकारों की आवश्यकता होती है। चौथा है तार्किक और नैतिक स्थिति को बनाए रखने के लिए अधिकार जरूरी है। अगर आपसे पूछा जाए कि राइट क्या है, अधिकार क्या है, तो आप बताएंगे अधिकार दावे हैं। दूसरा समाज में अस्तित्व बनाए रखने के लिए जरूरी है। तीसरा है समाज के और व्यक्ति के हित में ये अधिकार जरूरी होते हैं। चौथा है अधिकार तार्किक और नैतिक होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं अधिकार जो दावे हैं, और ये दावे समाज की स्वीकृति मिलना चाहिए। इन दावों को, अधिकार जो है, अधिकार एक प्रकार के दावे होते हैं और इन दावों को समाज की स्वीकृति जरूरी होती है। समाज की स्वीकृति मिलना चाहिए इन दावों को। अब समाज की स्वीकृति मिलेगी तो दो रूपों में समाज की स्वीकृति इसे हम देख सकते हैं। पहला है व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होते हैं। और दूसरा है समाज के हित में यह दावे होने चाहिए। देखिए अधिकार क्या है, अधिकार दावे हैं और इन दावों को समाज की स्वीकृति आवश्यक होती है। समाज की स्वीकृति को हम दो रूपों में देख सकते हैं। पहला व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होते हैं और दूसरा समाज के हित में ये दावे होना चाहिए। चलिए अब हमने, मुझे लगता है अधिकार क्या है, अगर ये क्वेश्चन आएगा राइट, व्हाट इज राइट, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से कर लेंगे, अब बताने की स्थिति में होंगे। अब हम देखते हैं अधिकार के प्रकार। अधिकार के प्रकार, कितने प्रकार के अधिकार होते हैं या अधिकार के प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए अधिकार 3 प्रकार के होते हैं।
पहला है प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स। दूसरा है नैतिक अधिकार, मोरल राइट्स। और तीसरा है विधिक अधिकार, लीगल राइट्स। मैंने इसमें इंग्लिश नहीं लिखी है, पर मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग ना जब ये लेक्चर सुन रहे हैं उसी समय इंग्लिश भी लिखते जाएं इसकी। जैसे अधिकार के प्रकार, पहला है प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार नेचुरल राइट, दूसरा नैतिक अधिकार मोरल राइट्स और विधिक अधिकार लीगल राइट्स। अब प्राकृतिक अधिकार में हम क्या क्या रख सकते हैं उसको देखते हैं। प्राकृतिक अधिकार में 2 अधिकार मैंने रखे हैं और बाकी के अधिकार यदि प्रकृति से संबंधित हो तो भी उनको रखा जा सकता है, परंतु यहाँ 2 मुख्य रूप से है। पहला है स्वच्छ पर्यावरण है, मतलब स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार नागरिकों को मिलना ही चाहिए। और दूसरा है स्वच्छ पेयजल। प्राकृतिक अधिकार में 2 अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और दूसरा स्वच्छ पेयजल का अधिकार। अब हम आते हैं नैतिक अधिकार में। नैतिक अधिकार में शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होना चाहिए। नैतिक अधिकार हमारा कहता है, हमारी मॉरल ड्यूटी है कि किसी का भी समाज में शोषण नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं विधिक अधिकार, लीगल राइट्स पर। तो विधिक अधिकार, जो अधिकार प्राकृतिक और नैतिक अधिकार को सुरक्षित करते हैं उनको हम विधिक अधिकार कहते हैं। विधिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जिनसे हमारे प्राकृतिक और नैतिक अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, उनको हम विधिक अधिकार कहते हैं। मेरे ख्याल से अधिकार के प्रकार अब आप लोग समझ गए होंगे और इसमें ज्यादा समझाने की आवश्यकता भी नहीं है। अगली पीपीटी लगाइए लक्ष्मण जी। अब हम पढ़ेंगे विधिक अधिकारों को, पीपीटी 2। चलिए अब हम देखते हैं विधिक अधिकार के प्रकार, देखते हैं विधिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो विधिक अधिकार राज्य, यहाँ राज्य का तात्पर्य देश होता है, देश से लिया गया है। विधिक अधिकार भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है नागरिक अधिकार, सिटीजन ड्यूटी, नागरिक अधिकार सिटीजन राइट। दूसरा है राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट। दूसरा है राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट। और तीसरा है आर्थिक अधिकार, इकोनॉमिक राइट। अब हम आते हैं नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार में हम पढ़ते हैं, पहला है जीवन का अधिकार होना चाहिए। नागरिक अधिकार में जीवन का अधिकार, दूसरा समानता का अधिकार, और तीसरा वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार भी नागरिक अधिकार होता है। अब हम आते हैं राजनीतिक अधिकार पर। राजनीतिक अधिकार में पहला है मत देने का अधिकार, पॉलिटिकल राइट होता है। दूसरा है चुने जाने का अधिकार, भी राजनीतिक अधिकार है। और तीसरा है राजनीतिक पदों पर आसीन होने का अधिकार, राजनीतिक अधिकार होता है। अब हम आते हैं आर्थिक अधिकार पर। आर्थिक अधिकार में राइट टू वर्क, कार्य करने का अधिकार, राइट टू रेस्ट यानी आराम करने का अधिकार, और तीसरा राइट टू चॉइस ऑक्यूपेशन यानी हमें अपना रोजगार चुनने का अधिकार, एक आर्थिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कभी पीएससी यूपीएससी पूछ लेती है कि चुने जाने का अधिकार, राइट टू रेस्ट का अधिकार किसके तहत आता है। चलिए अब हम आते हैं कि जो अधिकारों के संबंध में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कि अधिकारों के संबंध में सर्वप्रथम लक्षण कहाँ कहाँ से प्रकट होते हैं या शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए, सबसे पहले अधिकार के संबंध में पहला प्रयास यदि आपसे कभी यूपीएससी में आ जाए या पीएससी में, तो आप बताएंगे कि सन 1215 में एक एक्ट जारी किया, एक अधिनियम जारी किया गया जिसको इतिहास में मैग्ना कार्टा ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। इसमें राजा ने व्यापारी वर्ग को अधिकार दिए। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें हुआ क्या था, तो आप बताएंगे राजा ने व्यापारी वर्ग को अधिकार दिए। अब मैं इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझा दूं। हुआ क्या था कि राजा और व्यापारियों के मध्य एक उस समय तक एक संघर्ष की स्थिति आ गई थी।
व्यापारियों को बहुत कम अधिकार दिए गए थे उस समय। तो संघर्ष की स्थिति ना बने तो उस समय जो ब्रिटेन के राजा थे, अगर आप लिखना चाहें, उस समय ब्रिटेन के राजा किंग जॉन थे। 1215 में ब्रिटेन के राजा किंग जॉन थे। और जो व्यापारी वर्ग को उस समय सामंत कहा जाता था, और सामंत या बैरन कहा जाता था, कि उनके बीच का यह ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ राइट्स कहते हैं। एक बार फिर बता दूं, 1215 में मैग्ना कार्टा ऑफ राइट्स हुआ। राजा ने व्यापारी वर्ग को अधिकार दिए। उस समय जो राजा थे वो उनका नाम था किंग जॉन, और सामंतों के बीच में यह ऐतिहासिक दस्तावेज हुआ। उसी को हम 1215 का मैग्ना कार्टा ऑफ राइट्स कहते हैं। इसके बाद जो अधिकार जब मिलना शुरू हुए, उसके बाद का 1689 की जो घटना है, यह इंग्लैंड में घटना घटित हुई। इसको बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा किसको क्या कहते हैं। 1689 इंग्लैंड की घटना, बिल ऑफ राइट्स। यह पार्लियामेंट की शक्तियों के संदर्भ में थी। यह घटना जो थी, अधिकारों की घटना थी, जो कि पार्लियामेंट की शक्तियों के संदर्भ में थी। बिल ऑफ राइट्स। तीसरी कड़ी के रूप में जो अधिकारों के संदर्भ में 1789 फ्रांस की क्रांति जानी जाती है। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। यह जनता की तरफ से एक मांग हुई, और मांग में क्या दिया गया? स्वतंत्रता दी गई, समानता की बात हुई और बंधुत्व की बात हुई। 1789 में फ्रांस की क्रांति की घटना हुई, और उसमें स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की बात हुई। आगे चलकर 1791 में यूएस में यूनाइटेड स्टेट्स में 10 संशोधन हुए। उन 10 संशोधनों को अधिकार बोला जाता है, और जनता को संवैधानिक रूप से अधिकार प्रदान किए गए। आप जो मौलिक अधिकारों का या अधिकारों का जो इतिहास है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली घटना 1215 में मैग्ना कार्टा ऑफ राइट्स, राजा ने व्यापारी वर्ग को अधिकार दिए। दूसरी घटना 1689 इंग्लैंड की बिल ऑफ राइट्स, पार्लियामेंट की शक्तियों के संदर्भ में अधिकार थे। तीसरी घटना 1789 फ्रांस की क्रांति, जनता की तरफ से मांग थी, वह मांग थी स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की। और चौथी घटना 1791 में यूएस की घटना थी। 10 संशोधन हुए और जनता को संवैधानिक रूप से अधिकार प्रदान किए गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पीपीटी थर्ड की ओर आते हैं। पीपीटी थर्ड लगाइए। अब हम पढ़ते हैं यूनाइटेड नेशन में मानवाधिकार घोषणा पत्र क्या है। यूनाइटेड नेशन में मानवाधिकार घोषणा पत्र क्या है? देखो, मैं इसलिए इसमें ये पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज है, अधिकतर टीचर्स या स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं आर्टिकल 14 से शुरू करते हैं, परंतु ये जानकारियां हमें होनी चाहिए। यदि हमें ये जानकारी नहीं है कि अधिकार की शुरुआत कहाँ से हुई, अधिकार क्या है, अधिकार के प्रकार क्या है, विधिक अधिकार क्या है, तो थोड़ी सी हमें दिक्कत आएगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं यूएन मानवाधिकार घोषणा पत्र। मानवाधिकार जो घोषणा पत्र जारी किया गया था, वह आत्यांतिक अधिकार था। आत्यांतिक अधिकार दो प्रकार का होता है, एक तो सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और दूसरा अन्य वर्गों के हित में। आत्यांतिक अधिकार थे, मानवाधिकार घोषणा पत्र आत्यांतिक अधिकार थे, यह सुरक्षा प्रदान करता था और अन्य वर्गों के हित में काम करता था। आत्यांतिक अधिकार एक घोषणा पत्र था, यह बाध्यकारी नहीं था। मतलब हर देश में यह बाध्यकारी नहीं था। अगर कोई देश माने तो ठीक है, नहीं माने तो उसकी इच्छा। जब यूएन ने घोषणा पत्र जारी किया था, उनको एब्सोल्यूट राइट्स बोला गया, और यह सुरक्षा और अन्य वर्गों के हित के लिए था। और यह घोषणा पत्र जो था देशों के लिए बाध्यकारी नहीं था। इस जो घोषणा पत्र में जो मुख्य मानवाधिकार थे, जो मेन राइट थे, वो थे
पहला काम पाने का अधिकार, पहला था काम पाने का अधिकार, दूसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहला था काम पाने का अधिकार, दूसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा था शिक्षा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, मतलब शिक्षा सभी को मिले ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, और चौथा था स्वास्थ्य सेवाएं, सभी को स्वास्थ्य सेवाएं मिले यह तय होना चाहिए था, और पांचवा था बंदी बनाए जाने के विरुद्ध अधिकार, यानी कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो उसे क्यों बनाया गया है उसके कारण होने चाहिए। अगर आपसे इसके अलावा कई और अधिकार थे, परंतु महत्वपूर्ण अधिकार ये थे। अगर आपसे पूछा जाए यूएन मानवाधिकार घोषणा पत्र में क्या क्या अधिकार थे, तो आप ये बता देंगे काम पाने का अधिकार था, शोषण के विरुद्ध अधिकार था, शिक्षा अनिवार्य की गई थी, स्वास्थ्य सेवाएं अनिवार्य की गई थी, और बंदी बनाए जाने के विरुद्ध अधिकार भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं, अब हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा 1950 में क्या क्या किया गया। देखिए, भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा अधिकारों को, ऐसे अधिकार जिनको हमें मौलिक अधिकार की सूची में शामिल करना है, फंडामेंटल राइट्स की सूची में शामिल करना है, जो हमें तुरंत प्रदान कर देने हैं, एक उसका वर्ग बनाया, और दूसरे अधिकार वो बनाए, वो रखे जो भविष्य में उपलब्ध कराने की बात कही गई। तो जिनको तुरंत प्रदान करने की बात की गई, वो किन अधिकारों का संरक्षण वाली बात थी, तो किन अधिकारों का संरक्षण किया जाए, तो उनमें मौलिक अधिकार का विकास हुआ। मौलिक अधिकार का विकास हुआ, ये मौलिक अधिकार व्यक्तिगत भी थे, मौलिक भी थे और नैतिक भी थे, और इन अधिकारों को हम भाग 3 में रखते हैं, यानी यदि इन अधिकारों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण ले लेंगे। दूसरी तरफ वो अधिकार थे जो तुरंत उपलब्ध नहीं कराए जा सकते थे, क्योंकि हमारे पास संसाधनों का अभाव था, तो हमने उन्हें भविष्य में देने की बात कही। भविष्य में उपलब्ध कराने की इन अधिकारों को बात कही गई, और ये अधिकार थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये जो अधिकार थे वो थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये भाग 4 में, आर्टिकल भाग 4 में देने की बात की गई। इन अधिकारों को भाग 4 में रखा गया, अर्थात ऐसे अधिकार जो तुरंत उपलब्ध कराए जाएं उनको भाग 3 में रखा गया, और ऐसे अधिकार जो भविष्य के लिए छोड़ दिए जाए, अर्थात जैसे जैसे संसाधन होता जाएगा वैसे वैसे हम उपलब्ध कराते जाएंगे, उन अधिकारों को भाग 4 में रखा गया। चलिए अगली पीपीटी लगाइए। पीपीटी 4। अब हम पढ़ते हैं मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण है, अब हम आते हैं, यह भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से 35 तक इसका उल्लेख है। हमारे यहाँ कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। पहला अधिकार समानता का अधिकार, लक्ष्मण जी इसको टिक करते हैं। पहला अधिकार समानता का अधिकार है, और यह अधिकार आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है। अब हम दूसरे अधिकार पर आते हैं। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का जो अधिकार है आर्टिकल 19 से 22 तक है, आर्टिकल 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है आर्टिकल 23 से लेके आर्टिकल 24 तक है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक है। और पांचवा जो अधिकार है वो है संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। संवैधानिक संरक्षण का जो अधिकार है वो आर्टिकल 29 से लेके आर्टिकल 30 तक है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो आर्टिकल 32 में दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ पर एक नोट है, नोट में है आर्टिकल 31। पहले आर्टिकल 31 भी मौलिक अधिकार हुआ करता था, जो संपत्ति का अधिकार था, परंतु यह ट्रांसफर हो गया है
और यह ट्रांसफर होके आर्टिकल 300 ए में मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित हो गया है। यानी ट्रांसफर हुआ मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार, अब यह लीगल राइट हो गया है आर्टिकल 300 ए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला है संविधान में मौलिक अधिकार से भिन्न अन्य अधिकारों को पढ़ते हैं कि मौलिक अधिकार से भिन्न अन्य कौन कौन से अधिकार हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल 300 ए। आर्टिकल 300 ए जो है संपत्ति का अधिकार है, इसको टिक कर दीजिए। आर्टिकल 300 ए संपत्ति का अधिकार है, पहले मौलिक अधिकार था, अब संपत्ति का अधिकार है। आर्टिकल 265 कर विधि के प्राधिकार के बिना आरोपित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 265 भी अन्य अधिकार है और यह कहता है कोई भी कर विधि के प्राधिकार के बिना लगाया नहीं जाएगा या आरोपित नहीं किया जाएगा। चलिए तीसरा अधिकार लेते हैं आर्टिकल 301। आर्टिकल 301 जो है भारत में कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता भी मौलिक अधिकार से भिन्न एक अन्य अधिकार है, अन्य अधिकार की श्रेणी में आता है। और आर्टिकल 326 भी मत देने का अधिकार जो व्यस्त मताधिकार होता है वो भी एक अन्य अधिकार लीगल राइट में इसको शामिल किया जाता है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, इसमें ज्यादा समझाने वाली कोई विशेष बात नहीं है। अगली पीपीटी पर आते हैं, पीपीटी 5। पीपीटी 5। अब यहाँ पर हम कुछ अधिकार जो भारतीय नागरिकों को उपलब्ध अधिकार हैं हम उनकी चर्चा करते हैं। ये अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, जैसे कि आर्टिकल 19 भेदभाव से मुक्ति भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समता, यह सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह भी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और आर्टिकल 19 व 30 अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में स्वतंत्रता, यह भी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 शुरू करते हैं हम। आर्टिकल 12 क्या है? आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है। अगर आपको एक लाइन में 2-3 शब्दों में कहना हो कि आर्टिकल 12 क्या है तो आप बताएंगे कि आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा से संबंधित आर्टिकल है। अब राज्य में कौन कौन आता है हम इसकी चर्चा करते हैं। राज्य में ऊपर कर दीजिए पीपीटी। राज्य में पहला है संघ की विधायिका और कार्यपालिका। राज्य में संघ की विधायिका और कार्यपालिका दोनों आती हैं राज्य में। मतलब जो संघ की कार्यपालिका विधायिका है वो राज्य के अंतर्गत आती है। यहाँ राज्य का तात्पर्य देश से है। दूसरा है राज्य की कार्यपालिका और विधायिका। राज्य की कार्यपालिका और विधायिका भी राज्य में के अंतर्गत आती है। स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी में जैसे नगर पालिका, पंचायतें, डीएम, एसडीएम और जो स्थानीय स्तर के जितने भी पद हैं वो सब राज्य की श्रेणी में आते हैं। अब अन्य प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी में मतलब समस्त सरकारी विभाग भी राज्य की श्रेणी में आते हैं। अन्य प्राधिकारी में देखिए, अन्य प्राधिकारी में कुछ विवाद हुए थे। विवाद में सबसे पहला जो विवाद है 1967 में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मदन लाल का विवाद बड़ा फेमस है। हुआ क्या था कि मदन लाल राजस्थान की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक कर्मचारी थे, वो बिना बताए छुट्टी पर चले गए थे। तो छुट्टी पर जाने के बाद उनको निलंबित कर दिया और कुछ दिनों बाद बर्खास्त कर दिया। जब मदन लाल जी को निलंबित किया गया तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हाई अथॉरिटी के पास वो गए और उन्होंने कहा कि साहब मुझे मनमाने तरीके से बर्खास्त किया गया है और क्योंकि मेरे संवैधानिक मतलब मेरे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है, ऐसा मैं इस चीज के लिए मैं कोर्ट में जाऊंगा।
तो जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उन्होंने कहा बताया कि आपका जो स्थान है, आप जिस पद पर हैं वो कहाँ राज्य राज्य में शामिल है। राज्य में शामिल तो है ही नहीं, आप चले जाओ बोर्ड में, चले जाओ कोर्ट में। जब मदन लाल जी कोर्ट में गए तो कोर्ट ने डिफाइन किया कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या इस तरह का कोई भी बोर्ड भी राज्य की उसमें काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सब अन्य प्राधिकारी की श्रेणी में आएंगे, आता है। और मदन लाल को पुनः बहाल किया कोर्ट। ठीक है, आप समझे, पहले इलेक्ट्रिसिटी ऑफ बोर्ड जो राजस्थान में था या कहीं भी हो, वह उसके राज्य की श्रेणी में नहीं माना जाता था। तो उसके बाद 1967 के बाद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और इस तरह के तमाम बोर्ड भी राज्य की श्रेणी में आने लगे और यह राज्य की श्रेणी में अन्य प्राधिकारी की श्रेणी के तहत आए। दूसरा जो विवाद हुआ 1975 में सुखदेव वर्सेस भगत राम के मामले में हुआ। भगत राम ओएनजीसी में एक कर्मचारी थे, वो उनको भी उनकी नौकरी से निकाल दिया गया। फिर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, डिसीजन में कहा निकाय संगठन जो सरकार की पूंजी पर चाहे आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से हो, सब के सब अन्य प्राधिकारी के रूप में राज्य के अंतर्गत आएंगे। 1975 में सुखदेव वर्सेस भगत राम विवाद हुआ। भगत राम ओएनजीसी में कार्यरत थे, तो कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि जितने भी निकाय हैं वो सरकार की पूंजी पर चाहे वह आंशिक रूप से हो या पूर्ण रूप से हो, सब के सब अन्य प्राधिकारी के रूप में आएंगे। यहाँ पर एक नोट करके लिख लीजिए, मैं यहाँ पर लिख नहीं पाया हूँ, आप नोट करके सभी स्टूडेंटों से निवेदन है कि वो लिख लें कि विश्वविद्यालय संगठन उसके समस्त पदाधिकारी समस्त निकाय, समस्त बोर्ड राज्य की परिभाषा में अन्य प्राधिकारी के रूप में आते हैं। चलिए तीसरा विवाद देखते हैं जो वर्तमान विवाद है। वर्तमान विवाद बीसीसीआई राज्य है या नहीं। थोड़ा सा इसको ऊपर कीजिए लक्ष्मण जी पीपीटी को। जो वर्तमान विवाद है, वर्तमान विवाद बीसीसीआई इन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसकी हिंदी में कहेंगे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड राज्य है या नहीं, इसको लेकर विवाद हुआ था 2018 में। कोर्ट ने कहा कि यह अन्य प्राधिकारी की श्रेणी में नहीं, परिभाषा में नहीं आता। हुआ क्या था कि भारत की क्रिकेट टीम का विदेशों में कोई प्रतिनिधित्व करेगा तो बीसीसीआई यह तय करती थी कौन सा खिलाड़ी जाएगा। क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता ने इस मुद्दे को उठाया कि अकेली बीसीसीआई यह तय कैसे कर सकती है कि भारत की ओर से कौन सा खिलाड़ी खेलेगा, क्योंकि बीसीसीआई यह इसका मुख्यालय चेन्नई में है, यह एक निजी संस्था है। कल को कोई दूसरी संस्था खड़ी हो जाए कि भाई हमारा क्रिकेटर भी इंडिया का प्रतिनिधित्व करता है तो वह खेलेगा, तो कोर्ट ने निर्णय दिया कि बीसीसीआई को कोई अधिकार नहीं है कि वह भारत की ओर से क्रिकेट टीम में यह कहे कि यही देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो निर्णय दिया, कोर्ट ने यह कहा कि यह राज्य की परिभाषा में नहीं आता है, यह भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करेगी और भारत की एक प्राइवेट संस्था भारतीय टीम को कैसे भेजेगी। बाद में अगली पीपीटी लगाइए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस मैटर को, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस मैटर को विधि आयोग के पास भेजा और बताया और अपने सुझाव मांगे कि यह राज्य है या नहीं। बाद में जब यह बात की बहुत दिक्कत आई तो बताया गया कि बीसीसीआई ही अभी तक क्रिकेट टीम भेजती रही थी, तो सुप्रीम
कोर्ट ने विधि आयोग के पास भेजा और विधि आयोग से पूछा यह बताए कि यह राज्य है या नहीं। 2019 में विधि आयोग ने अपनी सिफारिश भेजी और कहा कि बीसीसीआई को राज्य के रूप में घोषित कर दिया जाना चाहिए। विधि आयोग ने 2019 में, इसको अंडरलाइन कर दें, 2019 में विधि आयोग ने यह घोषणा की कि बीसीसीआई को राज्य के रूप में घोषित कर देना चाहिए, अर्थात बीसीसीआई भी राज्य के रूप में अन्य प्राधिकारी की श्रेणी में शामिल है। ये हमने आर्टिकल 12 में इतना हमें जानना है। देखिए, हम आर्टिकल 13 को पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 13 को 3 भागों में हम वर्गीकृत किए हैं, आर्टिकल 13(1), आर्टिकल 13(2) और आर्टिकल 13(3). आर्टिकल 13(1) जो है वो है राज्य स्वतंत्रता पूर्व की विधियां हैं। यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो इसको अंडरलाइन करते जाइए लक्ष्मण जी, तो उस कानून का कोई हिस्सा मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है तो वह शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि पूरा कानून ही मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है तो उसे भी शून्य घोषित कर दिया जाएगा। देखिए, आपने वर्तमान में एक मैटर सुना होगा कि शिवसेना के संस्थापक राज ठाकरे जी हैं। राज ठाकरे जी के जन्म दिवस पर महाराष्ट्र में छुट्टी घोषित की गई तो वहां पर 2 लड़कियां थी। उन लड़कियों ने फेसबुक पे एक स्टेटमेंट दिया कि ठाकरे जी का जो जन्म उत्सव है उस पर छुट्टी की आवश्यकता क्या है, क्यों छुट्टी दी गई, बस इतना उन्होंने फेसबुक पे डाला था। तो पुलिस ने उन लड़कियों को आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की, आईटी एक्ट सेक्शन 66A के तहत कार्रवाई की 2000 में, कि ऐसा इनको नहीं बोलना चाहिए था। और उन्होंने ये बोला ठाकरे जी किसी एक पूरे अशांति के जनक रहे हैं, तो इस कारण से उनको पकड़ के गिरफ्तार करके थाने में बंद किया गया। उसके पश्चात इन लड़कियों ने कोर्ट में चुनौती दी तो उन्होंने कहा कि कोर्ट में कि यह हमारी अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है, वाक एवं अभिव्यक्ति की हमें स्वतंत्रता है, हमें पूछने का अधिकार है, खिलाफ है। तो कोर्ट ने आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 66A को ही रद्द कर दिया कि इसको रद्द कर दिया। यह कहता है कि यदि किसी के खिलाफ बोला जाता है और यह अमर्यादित भाषा होती है तो आईटी एक्ट 2000 सेक्शन 60A के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया बाद में। अर्थात यह तेरा ये कहता है कि यदि कोई कानून का कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो हम उसे या तो कुछ अंश को शून्य घोषित करेंगे या पूरे कानून को शून्य घोषित कर देंगे। दूसरा आच्छादन का सिद्धांत है। आच्छादन का सिद्धांत ये कहता है कि पूरा कानून ही समाप्त कर दिया जाए। 13A में कहा गया था कि उसका कुछ हिस्सा, और 13(2) में कहा गया है कि पूरा कानून समाप्त कर दिया जाए। और यह पूरा कानून समाप्त होगा, राज्य विधि बनाएगी और कहेगी कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो पूर्ण रूप से या भाग रूप में शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तीसरा है 13(3) आता है। 13(3) में विधि आती है कि राज्य विधि बनाएगी। विधि बनाकर वह या तो आदेश जारी करेगी या अध्यादेश जारी करेगी या उप विधि बनाएगी या नियम बनाएगी या रूढ़ियां एवं प्रथाएं जारी करेंगी। रूढ़ियां एवं प्रथाएं, देखिए आज का लेक्चर यहाँ हम विराम देते हैं और अगली बार हम इसके आगे आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 को हम पढ़ेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका रिवाइज कर दें, अगर रिवाइज की बात आए तो। पहला तो
अधिकार क्या है? तो अधिकार दावे हैं, समाज की स्वीकृति आवश्यक है और दावे व्यक्तित्व के विकास के लिए और समाज के हित में होने चाहिए। अब आता है अधिकार के प्रकार। अधिकार 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण और स्वच्छ पेयजल का अधिकार है। नैतिक अधिकार में शोषण के विरुद्ध अधिकार है और विधिक अधिकार में इन प्राकृतिक और नैतिक अधिकारों का कैसे क्रियान्वयन किया जाए, ये विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला नागरिक अधिकार, दूसरा राजनीतिक अधिकार और तीसरा आर्थिक अधिकार। फिर हमने नागरिक अधिकार में जीवन का अधिकार, समानता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लिया। राजनीतिक अधिकार में मत देने का अधिकार, जो चुने जाने का अधिकार, राजनीतिक पदों पर आसीन होने का अधिकार लिया गया। और आर्थिक अधिकार में राइट टू वर्क, राइट टू रेस्ट और राइट टू चॉइस ऑक्यूपेशन का अधिकार शामिल था। फिर हम आए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। मैंने बताया 1215 में मैग्ना कार्टा ऑफ राइट्स आया। राजा ने व्यापारी वर्ग को कुछ अधिकार दिए। 1689 में फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति सॉरी 1689 में इंग्लैंड में बिल ऑफ राइट्स आए, जिसमें पार्लियामेंट की शक्तियों का विस्तार के संदर्भ में था। तीसरे नंबर पर 1789 फ्रांस की क्रांति आई और फ्रांस की क्रांति स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द दिए। और 1791 में यूएस में 10 संशोधन हुए, जनता को संवैधानिक रूप से अधिकार दिया गया। फिर आया भारतीय नागरिकों को उपलब्ध अधिकार। भारतीय नागरिकों सॉरी फिर आया यूएन मानवाधिकार घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में कई अधिकार दिए गए, परंतु कुछ अधिकार जैसे काम पाने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा को अनिवार्य करने का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाएं देने का अधिकार और बंदी बनाए जाने का अधिकार शामिल किया गया। फिर भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा 1950 में जो अधिकार दिए गए, उनको 2 भागों में बांटा गया। पहला वो अधिकार जो तुरंत दिए जा सकें और जिन्हें लागू नहीं कर पाए तो वह न्यायालय की शरण ले सकें, उनको मौलिक अधिकार कहा गया, जो व्यक्ति के विकास के लिए, मौलिक विकास के लिए और नैतिक विकास के लिए आवश्यक थे। उन्हें भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया। और ऐसे अधिकार जो भविष्य में देने की बात की गई, तो उन्हें राज्य की नीति निर्देशक तत्व में रखा गया, भारतीय संविधान के भाग 4 में रखा गया। उसके पश्चात मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण पाए, जो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक थे। उसमें 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और संवैधानिक संरक्षण का अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। आप अच्छी तरह जानते हैं, पहले 7वां अधिकार संपत्ति का अधिकार था, जो कि ट्रांसफर हो गया है आर्टिकल 21 से 301 में, अर्थात मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में ट्रांसफर हो गया है। फिर हमने आगे पढ़ा संविधान में मौलिक अधिकार से भिन्न अन्य अधिकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया आर्टिकल 300 ए संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 265, आर्टिकल 301 और आर्टिकल 326 ये अन्य अधिकार हैं। फिर हम आए भारतीय नागरिकों को उपलब्ध अधिकार। भारतीय नागरिकों को उपलब्ध अधिकार कौन कौन से हैं? आर्टिकल 15 भेदभाव से मुक्ति, आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर समता, आर्टिकल 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 29 एवं 30 अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में अधिकार। फिर हम राज्य की परिभाषा के रूप में आए। अगर राज्य की परिभाषा में राज्य में कौन कौन आते हैं तो आप बताएंगे। संघ की कार्यपालिका और विधायिका, राज्य की कार्यपालिका और विधायिका, स्थानीय प्राधिकारी, नगर पालिका, पंचायत, डीएम, एसडीएम, अन्य पदाधिकारी। अन्य पदाधिकारी में समस्त सरकारी विभाग आते हैं। 1967 में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान मदन लाल केस हुआ, उसको ध्यान रखें। 1975 में सुखदेव सिंह और भगत सिंह ओएनजीसी का विवाद ध्यान रखें और बीसीसीआई का विवाद ध्यान रखें। अन्य पदाधिकारियों से संबंधित विवाद थे। फिर हम आर्टिकल 13 पर आए। आर्टिकल 13 को 3 भागों में पढ़ा।
आर्टिकल 13(1) कहता है कि कोई कानून का कुछ अंश या पूरा कानून रद्द किया जा सकता है, और आच्छादन का सिद्धांत कहता है पूरा कानून रद्द किया जाए, और आर्टिकल 13(3) कहता है कि विधियां, उपविधियां, अध्यादेश बनाकर इनको कानूनों को रद्द कर सकते हैं। चलिए, ये तो थे अभी तक का इंडियन पॉलिटी।